हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी महीनों बाद लेकर आया हूँ और किसी रीजन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अब जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कंटिन्यू लेकर आऊँगा। और जो वीडियो है वो है सेमेस्टर 4, क्योंकि इसके एग्जाम आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट होंगे और मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो वीडियो है सेमेस्टर 4 की पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4। और जो बुक है आपकी वो है विधायक आचरण और प्रक्रियाएं। विधायक आचरण और प्रक्रियाएं जो है उसमें इकाई जो है आपका यूनिट जो फर्स्ट है उसका नाम है संसद, विधानसभा और स्थानीय संस्थानों के सदस्यों की शक्तियां। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि संसद है क्या और संसद के दो सदन क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके बारे में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। तो और इसके बाद जो है वो है स्थानीय संस्थान मतलब स्थानीय संस्थान जानते हो क्या होता है? स्थानीय संस्थानों मीन्स कि जो 73वें 74वें संशोधन द्वारा जो भी स्थानीय संस्थानों की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था है क्या, उसके बारे में अलग वीडियो बताऊंगा। पहले आज जो वीडियो बताऊंगा वो है संसद के ऊपर। क्या आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की लोकतांत्रिक देश के नाते इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है या निर्वाचन करती है। और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सदस्य होते हैं, या वो विधानमंडल के हो या स्थानीय स्वशासन के हो या स्थानीय संस्थानों के हो, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो संसद के आधार पर ही किए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें संसद के कार्य क्या है और संसद की शक्तियां क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एक जनता के लिए काम करते हैं और अपने काम को एक तरीके भूमिका एक तरीके निभाते हैं काम करने की। नेक्स्ट इसमें संसद क्या है? भारतीय संविधान में एक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और इसमें जो है मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि भारत संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है। किसको? केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये द्विसदनात्मक शासन या द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद होगा, मतलब कि अनुच्छेद जो 79 है उसमें बताया गया कि संघ के लिए क्या होगा? संसद होगा। और इसमें जो कि राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ये दो सदन जो है वो काफी भूमिका निभाते हैं, इनके द्वारा ही कोई बिल पास होता है और इनके द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। जब तक इनकी स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक कोई काम और कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट के बाद है इसमें राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, जबकि राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष और लोकसभा के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन संसद के बारे में। अब क्या क्या बताया मैंने? इसमें बताया मैंने कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है इसको केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर इसको एक तरीके वर्णन किया गया है। नेक्स्ट के बाद जो अनुच्छेद जो है आपका 79 के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होंगे और उसके बाद जो लोकसभा राज्यसभा है उनके आधार पर ही कानून बनाए जाएंगे और इनके द्वारा ही एक तरीके नियम कानून बनाए जाएंगे। नेक्स्ट के बाद मैंने आपको बताया कि इसमें जो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना गया है और जबकि राज्यसभा का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा और लोकसभा का प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा। अब इसमें राज्यसभा की क्या भूमिका है मैं आपको वो बताता हूँ। करते हैं संसद के दो सदन। तो संसद के दो सदन जैसे क्या मैं आपको बताता हूँ। संसद जो है के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है आपको जैसे राज्यसभा जो है उच्च सदन माना गया है और उस सदन के नाते इसकी जो सदस्य संख्या है वो 250 की गई है। इसको स्थायी सदन भी माना गया है, इसको भंग नहीं किया सकता। तो ये कुछ राज्यसभा के बारे में है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट है भारत में राज्यसभा को उच्च सदन माना गया है। दूसरा, इसमें सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है और इसमें 238 सदस्य का चुनाव राज्य के द्वारा, मतलब जो 238 जो सदस्य हैं उनका चुनाव राज्य के द्वारा और 12 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है जबकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सेवा, साहित्य, कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर उनकी विशेषता के आधार पर मनोनीत किए जाएंगे। मतलब जो कुछ और सदस्य जो है
जो सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो सेवा, साहित्य और कला के आधार पर, उनकी विशिष्टता के आधार पर एक तरीके से उनका चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा जो है, एक तो आप बोल सकते हो कि राज्यसभा एक जो है उच्च सदन माना गया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा को उच्च संविधान मतलब उच्च एक तो सदन माना गया है राज्यसभा को, और इसकी सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, और जिसमें 238 जो सदस्य हैं वो राज्य के द्वारा और 12 सदस्य जो है केंद्र शासित या कहें या संघ शासित प्रदेशों के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा जो है जबकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सेवा, साहित्य, कला, विशिष्टता के आधार पर कुछ सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट के बाद राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया सकता और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये मैंने आपको बताया राज्यसभा। अब बताऊंगा आपको लोकसभा। बात करते हैं संसद के दूसरे सदन लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है एक निम्न सदन माना गया है और इसके सदस्य की संख्या जो है समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। इसमें जो सदस्य संख्या 530 सदस्य संख्या जो है का चुनाव जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और जबकि 20 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आपको सबसे मेन याद रखनी है कि जो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और इसमें सदस्यों की संख्या जो है समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। दूसरा पॉइंट जो है वो लोकसभा में जो 530 सदस्य जो है 30 से जो अधिक सदस्यों का चुनाव जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जबकि 20 सदस्यों का जो चुनाव है वो संघ शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसके अलावा अनुच्छेद 331 में यह वर्णित किया गया कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो सदस्य जो है एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधि कम हो तो इस समुदाय में से 2 सदस्यों का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोबारा बताता हूँ कि अनुच्छेद 331 में यह बात कही गई है यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य कम हो, ये सदस्य है नहीं, तो उसमें से उन सदस्यों में से 2 सदस्यों का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है या कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कुल सदस्य संख्या 552 है, परंतु वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है 545 है। आपका रखना है 552 है, मगर वर्तमान में इसकी संख्या 545 है। नेक्स्ट इसके अलावा कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, निर्धारित किया गया है, और लोकसभा का जो सदस्यों का चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब जो जिसमें 18 वर्ष आयु के जो लोग होते हैं वो वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इस संसद के सदस्यों की योग्यता, यदि बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, तो पहला तो यही कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनता है उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या बनता है उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो पागल मतलब कि एक तरीके से पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो उसमें लिखा है दिवालिया या विकृत मानसिक का नाम चला, विकृत मतलब कि मानसिक का उसका खराब नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी लोकसभा के और राज्यसभा की जो योग्यता है सदस्य बनने के लिए वो मैंने आपको बताई है। तो इसमें अलावा जो मैंने आपको बताया वो आपको बता दें लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। अब बताऊंगा इन दोनों की शक्तियां क्या क्या है। अब बात करते हैं संसद के सदन जो होते हैं उनकी शक्तियां, उनके कार्य। तो शक्तियां इसमें विधायक शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और अन्य शक्तियां भी हैं। मैं आपको इसमें मेन 5 शक्तियों का वर्णन करूंगा, मैं इसमें वो भी शॉर्ट तरीके से करूंगा। इसके अलावा जो पॉइंट बताता हूं उनको भी आप एक साथ कर नोट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है विधायक शक्तियां। विधायक शक्तियां मतलब सांसद जो है संसद के अंतर्गत जो विधि निर्माण जो होता है उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसके अलावा संघ सूची और समर्थित सूची जो होती है उन पे कानून बनाते हैं, उन पर काम करते हैं। और नेक्स्ट जो भी विधेयक पास करते हैं उसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि संशोधन करने के सुझाव भी वो देते हैं। तो 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया इसमें। पहला जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के आधार पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो एक तरीके से दिया गया है विधायक शक्ति के आधार पर। तो वो केंद्र सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया कि जो भी विधेयक पास करते हैं उसमें कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें वो सुझाव देते हैं संशोधन करने के। नेक्स्ट इसके अलावा निर्वाचन संबंधी शक्ति जो है सांसद भी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते हैं। देखो इसमें ये तो पता है कि जो भी सांसद होते हैं उनका चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु सांसद भी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
इसके अलावा जो लोकसभा, एक तरफ लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। ये बात भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है संवैधानिक शक्तियां। भारत के संशोधन प्रक्रिया में सांसद भाग लेते हैं। वो चाहे वो साधारण बहुमत हो या विशेष बहुमत हो या विशेष बहुमत या आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल की सहमति के द्वारा ये काम किया जाता है। तो दोबारा बताता हूं कि जो संवैधानिक शक्ति जो है, इसमें भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं सांसद, और वो साधारण बहुमत के आधार पर हो सकता है, विशेष बहुमत के आधार पर भी हो सकता है, या विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल की सहमति के आधार पर भी हो सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। सांसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकार ना किसी प्रकार का कर लगा सकती है, ना व्यय कर सकती है, मतलब ना खर्च कर सकती है, ना कर लगा सकती है। ये एक तरह संविधान में कहा गया है। तो वित्तीय शक्तियां को संसद की अनुमति के बिना सरकार ना किसी प्रकार का कर लगा सकती है, ना व्यय कर सकती है। बजट केवल संसद में ही पास होता है। ये सबसे मेरे याद रखना है कि जो भी बजट पास होता है, मगर धन संबंधी जो विधेयक जो है, धन संबंधी जो बिल जो है, वो लोकसभा में पास होता है। वो साधारण जो बिल जो होते हैं वो राज्यसभा में पास होता है। ये शक्ति मेन बहुत आपको याद रखनी है कि धन संबंधी विधेयक जो है वो लोकसभा में पास होता है, और जो राज्यसभा जो होता है उसमें साधारण जितने बिल होते हैं वो राज्यसभा में पेश होते हैं। नेक्स्ट है अन्य शक्ति, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360, ये आपको याद रखना है। 352, 356, 360 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के आधार पर आपातकाल लगाने का उल्लेख किया गया है। तो संविधान अन्य शक्ति में लिख सकते हो कि जो भी आर्टिकल या अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के आधार पर आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है, और राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगा सकता है या लगाते हैं। तो दोबारा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सुझाव पर किया जाता है। तो मंत्रिमंडल की सुझाव बहुत जरूरी होता है आपातकाल लगाने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया संसद क्या है, संसद के 2 सदन क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। तो ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी। उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।